नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, हम जो एजीपी ज्योग्राफी 2018 का नेट जेआरएफ का सॉल्व पेपर कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम अभी तक 60 क्वेश्चनों पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं 61वां क्वेश्चन और हम आज 8 या 10 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, 2018 का जो नेट जेआरएफ का ज्योग्राफी का पेपर है उसका 61वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक या कृति में मैकिंडल ने 1919 में अपने सिद्धांत पाइवट एरिया का हार्टलैंड के रूप में पुनः नामकरण किया था। यानी कि उन्होंने पहले पाइवट एरिया के नाम से सिद्धांत दिया था, फिर उसका नामकरण उन्होंने हार्टलैंड किया था। कब? 1919 में। तो पूछ क्या रहा है? पुस्तक का नाम। ठीक है, इंग्लिश में भी हम पढ़ लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स या वर्क्स डिड मैकिंडल इन 1919 यानी कि 1919 रीनेम्ड इज हिज थ्योरी ऑफ पिवट एरिया एज ए हार्टलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप हार्टलैंड की थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वहाँ से चीज़ें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। इसका आंसर है आपका दूसरा नंबर, द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ठीक है, और भी विकल्प हैं आपके, द राउंड वर्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस, ये भी उन्हीं की पुस्तक है। फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, चलिए हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। दूसरा आपका सही है। पहली बात तो ये कहाँ के थे? तो ब्रिटिश के थे, यानी कि ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के। ठीक है, एच जे मैकिंडल ने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये आपको याद रखना है कि हार्टलैंड थ्योरी या हृदय स्थल सिद्धांत किसने दिया? तो एच जे मैकिंडल ने दिया था। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के। ठीक है, इसमें उन्होंने विश्व के राजनीतिक स्वरूप और उसके आधार पर भावी शक्तिशाली क्षेत्रों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि हार्टलैंड सिद्धांत में मैकिंडल ने क्या किया है? तो उन्होंने राजनीतिक स्वरूप कहाँ पे? विश्व के, और इसके आधार पर भावी शक्तिशाली क्षेत्र का उल्लेख किया है। मैकिंडल ने अपने हृदय स्थल सिद्धांत को 1904 से 1943 के बीच संशोधित करते हुए 3 चरणों में प्रस्तुत किया। ठीक है, पहला जो उनकी पुस्तक थी, इतिहास की भौगोलिक धुरी। ठीक है, यानी कि इतिहास की भौगोलिक धुरी उन्होंने कब लिखी थी? 1904 में। ठीक है, इसे ही हम पिवट एरिया के नाम से भी जानते हैं। इसी का नामकरण उन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत के रूप में किया था 1919 में। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था? द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ये भी आपको याद रखना है। फिर इस हृदय स्थल को उन्होंने मिडलैंड बेसिन के नाम से संकल्पना प्रस्तुत की। इसी को हम लीना लैंड भी कहते हैं, जो कि उन्होंने 1944 में दी थी। ठीक है, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये आपको एक एक पॉइंट इसका याद रखना है। ठीक है, विश्व के संदर्भ में अपने भूसामरिक अध्ययन के निष्कर्षों को मैकिंडल ने 1904 में ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास की भौगोलिक धुरी 1904 में नामक अपने प्रपत्र द्वारा रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के समक्ष प्रस्तुत किया। इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए मैकिंडल ने कहा था कि विश्व का इतिहास जल एवं थल शक्तियों के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है तथा इतिहास का यह स्वरूप उसकी भौगोलिक धुरी के आसपास ही निर्मित हुआ है। अपने निष्कर्षों के आधार पर मैकिंडल ने विश्व को भूसामरिक महत्व की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से थे? 3 भाग उसके कौन से थे? पहला तो था आधार या धुरी क्षेत्र यानी कि पिवट एरिया। दूसरा था आंतरिक या सीमांतीय यानी इनर और मार्जिनल क्रेसेंट या अर्धवृत्ताकार क्षेत्र। इसे मैकिंडल ने विश्व द्वीप कहा था। तो ये भी आपको याद रखना है कि मैकिंडल ने विश्व द्वीप किसे कहा था? तो आंतरिक या सीमांत अर्धवृत्ताकार क्षेत्र को कहा था। ठीक है, इसके बाद है आपका बाह्य या द्वीपीय अर्धवृत्ताकार क्षेत्र यानी आउटर या इंसुलर क्रेसेंट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, जब हम थ्योरी पर बात करेंगे, जो हमारा
अलग से वीडियो चल रहे हैं, उस पर हम इस पर और डिटेल से चर्चा करेंगे विद मैप के साथ। मैकिंडर ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी पुस्तक प्रकाशित की, ठीक है, और अपने प्रसिद्ध हृदय स्थल सिद्धांत यानी हार्टलैंड थ्योरी को प्रतिपादित किया था। तो ये आपको याद रखना है। उसने ब्रिटेन एवं उसके मित्र राष्ट्रों को निम्नलिखित पंक्तियों में अपना संदेश दिया, ठीक है, ये पूछा जाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल का अधिकारी है, और जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्वद्वीप का अधिकारी है, और जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वह संपूर्ण विश्व का अधिकारी है। यानी पहले पूर्वी यूरोप पर तो वह हृदय स्थल पर करेगा, जो हृदय स्थल पर करेगा वो विश्वद्वीप पर करेगा, और जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वो संपूर्ण विश्व पर शासन करेगा, ठीक है। बाद में मैकिंडर ने मध्य क्षेत्र बेसिन यानी मिडलैंड बेसिन तथा लीना क्षेत्र यानी लीनालैंड को भी अपने सिद्धांत में शामिल किया। स्पाइकमैन ने रिमलैंड थ्योरी दी थी यानी परिदस्थलीय सिद्धांत दिया था। तो ये भी आपसे पूछी जाती है कि रिमलैंड थ्योरी किसने दी थी, तो स्पाइकमैन ने। दोस्तों इस थ्योरी को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य निर्माण का जैव सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया, यानी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट वाज प्रोपाउंडेड, ठीक है, तो किसने दी थी। तो इसका दोस्तों आंसर आपका नंबर 1 है, रैडजेल महोदय ने दी थी, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। रैडजेल के बारे में कुछ और भी चीज़ें व्याख्या कर देख लेते हैं हम। वैसे दोस्तों जो हम जियोग्राफिकल थॉट की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम 1-2 वीडियो बाद रैडजेल महोदय के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, तो वहाँ भी आप जाकर के देख सकते हैं। रैडजेल ने 1897 में अपनी राजनैतिक भूगोल यानी पॉलिटिचे ज्योग्राफी पुस्तक प्रकाशित की, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो पुस्तक लिखी थी, इसी के कारण इन्हें राजनैतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। किसे? रैडजेल महोदय को पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उसने लेवेंस राम शब्द का प्रतिपादन किया था। ये भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि लेवेंस राम शब्द किसने दिया था, तो रैडजेल ने दिया था। किस पुस्तक में, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। इसका अर्थ क्या था, वास स्थान यानी लिविंग स्पेस, ठीक है। ये भी आपसे पूछा गया है कि लिविंग स्पेस की संकल्पना किसने दी थी, तो रैडजेल ने ही दी थी। तो ये आपको याद रखना है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में 1897 में लेवेंस राम शब्द दिया जिसका अर्थ था लिविंग स्पेस। इसमें उसने श्रेष्ठ और हीन प्रजातियों के विवाद को जन्म दिया, जिसने यह प्रचारित किया कि श्रेष्ठ प्रजाति या राष्ट्र के अपने क्षेत्र यानी साम्राज्य अथवा वास स्थान यानी लिविंग स्पेस को हीन पड़ोसियों के मूल्य पर विस्तार का अधिकार है। यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है वह हीन प्रजातियों पर विस्तार कर सकती है। उसने आगे कहा कि जब एक राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार कमजोर राज्य के मूल्य पर करता है, यह उसकी आंतरिक शक्ति को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकार श्रेष्ठ राष्ट्र निम्न राष्ट्र पर शासन करने में प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ मैं बता दूं आपका कि डार्विन का एक सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उन्हीं को अपनाया था रैडजेल महोदय ने, ठीक है। यह जीव विज्ञान के डार्विन के उत्तरजीविता के लिए संघर्ष यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का स्थानिक परिणामों की विचारधारा को प्रकट करती थी। इस रैडजेल के दर्शन को जर्मन नीतियों का निर्धारण किया, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। यानी कि रैडजेल ने डार्विन महोदय के उत्तरजीविता के लिए संघर्ष सिद्धांत को लागू किया, और रैडजेल के सिद्धांत को हिटलर, जो कि जर्मनी का तानाशाह था, हिटलर ने लागू किया, जिसके कारण परिणाम क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है कि 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक जियोग्राफी ऑफ पीस किसने लिखी है, जियोग्राफी ऑफ पीस। दोस्तों हमने अभी आपको बताया था ऊपर भी कि रिमलैंड थ्योरी किसने दी थी, स्पाइकमैन ने। तो
तो उन स्पाइक मैन ने ज्योग्राफी ऑफ पीस पुस्तक में ही रिमलैंड थ्योरी दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और रिमलैंड थ्योरी किसके विरोध में आई थी? तो हार्टलैंड थ्योरी यानी हृदय स्थल सिद्धांत जो कि मैकिंडर ने दिया था उसके विरोध में आई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब स्पाइक मैन महोदय के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ज्योग्राफी ऑफ पीस अमेरिकी, देखिए जो मैकिंडर थे वो ब्रिटेन के थे यानी इंग्लैंड के, लेकिन जो स्पाइक मैन थे वो अमेरिका के थे। ठीक है, अमेरिका द्वारा 1944 में लिखा गया, यानी ज्योग्राफी ऑफ पीस पुस्तक किसने लिखी? स्पाइक मैन ने। कब? 1944 में। और कहाँ कर थे? अमेरिका के थे। इन्होंने रिमलैंड का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें उन्होंने यूरेशिया पर, यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया, ये भी आप याद रखेंगे। इसमें उन्होंने यूरेशिया पर अधिकार के पश्चात विश्व पर अधिकार का विचार प्रस्तुत किया। यानी उनके कहने का मतलब था कि जो यूरेशिया पर शासन कर लेगा वो पूरे विश्व पर अधिकार कर लेगा। इसके लिए उन्होंने हार्टलैंड के चारों ओर स्थित देशों को रिमलैंड की संज्ञा दी और उन्हीं को सामरिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपयुक्त देश बताया था। आगे देखते हैं। उनके अनुसार जो रिमलैंड पर शासन करता है वह यूरेशिया पर अधिकार करता है, और जो यूरेशिया पर अधिकार करता है वह संसार के भाग पर शासन करता है। ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, ये भी पूछा जाता है आपसे। स्पाइक मैन ने ये कहा है। इन्होंने राजनीतिक भूगोल की व्याख्या देश की सुरक्षा नीति की भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में योजना के रूप में की थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि अपने आकार के अनुसार चिली एक देश है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यानी कि उसका आकार कैसा है, चिली देश का जो फिजिकल शेप है वो कैसा है। ठीक है, तो चिली को जब आप देखोगे दोस्तों तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग में वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, तो इस आकार को हम कहते हैं खंडित एवं दीर्घित। दीर्घित मतलब लंबा है, खंडित मतलब ये कटा हुआ है। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेड एंड एलोंगेट, इस प्रकार का आकार है इसका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चिली दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पश्चिमी तट पर लंबा देश है। इस प्रकार के आकार के देश के प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने में परेशानी होती है। इसकी राजधानी देश के बीच में सैंटियागो है। चिली की राजधानी सैंटियागो। अन्य देश भी इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करने की कोशिश ऐतिहासिक रूप से कर चुके हैं। ठीक है, इसका अच्छा उदाहरण लंबे आकार वाले वियतनाम में देखा जा सकता है, जिसके उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करने का असफल प्रयास फ्रांस और अमेरिका कर चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर का। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसकी कृतियों में राजनैतिक भूगोल का विदेश नीति के साथ संबंध प्रतिस्थापित किया गया है? ठीक है, यानी कि राजनीतिक भूगोल का विश्व की विदेश नीति से संबंध किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है एडोल्फ हिटलर, ये तो हो ही नहीं सकता, फ्रेडरिक रेडजेल, मैकिंडर और कार्ल हाउसहोफर। इसका दोस्तों आंसर चौथा है आपका कार्ल हाउसहोफर। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इनके बारे में भी देख लेते हैं कि हाउसहोफर जर्मन सेना में अधिकारी थे। उन्हें 1908 में सैनिक कार्य से जापान भेजा गया। हाउसहोफर ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि राज्य के लिए स्थान यानी कि स्पेस या रोम की आवश्यकता होती है। अपने विचारधारा के लिए उन्होंने स्वीडिश भूगोलवेत्ता रुडोल्फ कैजलिन द्वारा प्रचलित जियोपोटिक प्रयुक्त किया, जिसका आधार था राज्य एक जीव एवं विकास उसका नियम है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है कि जियोपोटिक शब्द किसने दिया? तो कैजलिन महोदय ने, जो कि स्वीडिश थे। ठीक है, इसी विचारधारा की विस्तृत व्याख्या हाउसहोफर ने अपनी पुस्तक जिस शिफ्ट फॉर जियोपॉलिटिक में की, जिसका प्रकाशन 1924 में हुआ। हाउसहोफर का मुख्य कहना था कि द बेस्ट इन्फॉर्म्ड
विंस द फाइनल बैटल। ठीक है, यानी कि जिसके पास अच्छी सूचना होगी वही युद्ध जीतेगा, फाइनल अंतिम युद्ध जीतेगा। तो ये इस कथन को भी आप याद रखेंगे। द बेस्ट इन्फॉर्म्ड विंस द फाइनल बैटल, यानी कि जिसके पास अच्छी सूचना होगी वही अंतिम युद्ध जीतेगा। किसका कथन है? तो ये है आपके हाउसहोफर का। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगले 66 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसमें मिलान करना है आपको। ठीक है, इसे हम और पास से करके देख लेते हैं। दोस्तों ये मिलान करना है, एक तरफ देश और एक तरफ राजभाषा दी गई है। इसको हमने आपसे ट्रिक बताई है कि इसमें अगर आपको एक पता है, यानी कि विश्व की मैपिंग का आपको नॉलेज है, तो जाहिर सी बात है जानकारी आप तुरंत हासिल कर लेंगे। ठीक है, जैसे ऑप्शन है आपका लग्जमबर्ग, अल्जीरिया, चिली, कजाकिस्तान। ठीक है, तो लग्जमबर्ग ये यूरोपीय देश है, यहाँ पे फ्रेंच भाषा चलती है। अल्जीरिया ये आपकी अरबी भाषा चलती है क्योंकि ये अफ्रीकन देश है। चिली में स्पेनिश भाषा चलती है क्योंकि ये स्पेन के अधिकार में रहा है। और कजाकिस्तान रूस के पास पड़ता है इसलिए रूसी भाषा चलती है। तो अब आप मैच करा सकते हैं दोस्तों, पहले का तीसरा किस विकल्प में है? केवल एक ही विकल्प में है, तीसरे विकल्प में ही है, पहले का तीसरा। ठीक है, इसे आप लिख करके भी अपने हिसाब से जैसे आप हैंडल कर सकते हैं कर सकते हैं। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और डी का दूसरा। तो इनके हल करने का ट्रिक यही है कि अगर आपको एक सही पता है तब भी आप आंसर तक जा सकते हो, और अगर आपको एक गलत पता है तब भी आप आंसर तक जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम व्याख्या नहीं देख रहे हैं उनकी क्योंकि वही मिलान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों अब के 67 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी मिलान करना है, एक तरफ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ लेखकों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों। ह्यूमन यूनिवर्सल किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है आपकी डोनाल्ड ई ब्राउन की। द सोशल कंटेक्ट ऑफ द अर्थ किसकी पुस्तक है? तो एडविन ओ विल्सन की है। ठीक है, नॉट बाय जेन एलोन ये किसकी पुस्तक है? तो पीटर जे रिचर्डसन की है। ठीक है, को एवोल्यूशन किसकी पुस्तक है? WH डरहम की है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बुकें पूछी जाती हैं हमेशा आपको एक पेज में उन बुकों के नाम लिखते चलना है। जहाँ से भी आप सेट पेपर हल करते हैं, कोई भी बुक पूछी गई है आप नाम करके मेंशन कर लीजिए वहाँ पर, और उनका बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएंगी। तो इसका विकल्प दोस्तों तीसरा सही है आपका। ठीक है, क्योंकि पहले का दूसरा है तो एक ही विकल्प में पहले का दूसरा है, तो तीसरा विकल्प आपका सही है। ठीक है, इस बुक यहाँ पे देखिए उनकी व्याख्या भी की गई है, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, हाउ मैनी आर द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज? तो इसका आंसर दोस्तों 22 है आपका। भारत में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 22, जो संविधान में उल्लिखित हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 का फर्स्ट तथा 351 के अंतर्गत, यानी कि 344 से 351 तक भारत में संविधान की जो भाषाएं, यानी कि भारत की जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची में, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है कि 8वीं अनुसूची है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि भारत में सूची अगर आपसे पूछे तो वो कितनी है? 3 सूची हैं। अगर अनुसूची पूछें तो वो आपकी 12 है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 344 से 351 तक भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषाओं का मान्यता प्रदान की गई है, जबकि मूल संविधान, यानी कि जब संविधान बना था तो उस समय भाषाएं कितनी थी? 14 थी। ठीक है, भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए आपका गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और संविधान दिवस आपका 26
नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो भाषाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम। असमिया यानी जो असम में बोली जाती है, बंगला यानी कि जो बंगाल में बोली जाती है, बोडो ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ी गई थी। ठीक है, डोंगरी को भी 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया। गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। ठीक है, कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, मैथिली को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया। मलयालम, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। नेपाली को भी 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। यानी कि 3 भाषाएं 1992 में जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, इसके ट्रिक याद करने की ट्रिक है जो, वो है कमीने। ठीक है, ये अपने हिसाब से बना सकते हैं। का से कन्नड़, का से कोंकणी, माँ से मणिपुरी, ना से नेपाली। ये 3 भाषाएं कब जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। ठीक है, उड़िया, ये उड़िया मूल संविधान में था, परंतु 96वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में इसका नाम ओडिया कर दिया गया। ठीक है, पहले उड़िया था, फिर इसे ओडिया कर दिया गया। पंजाबी, संस्कृत, संथाली 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ी गई। और सिंधी 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई थी। तो आप सिंधी को तो 67 से लगा सकते हैं, सिंधी 67, 21 यानी 7 तीनों में मिल रहा है। तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, यानी कि 3 भाषाएं आपकी 1992 में जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन द्वारा। 4 भाषाएं आपकी 2003 में जोड़ी गई 92 संविधान संशोधन द्वारा। एक जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। तो ये भी आपको याद रखना है। 2003 वाली भाषाएं हम देख लेते हैं। एक तो संथाली हो गई आपकी, यानी कि सा हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आपकी है मैथिली। ठीक है, यानी ये दूसरी हो गई। इसके अलावा आपकी बोडो और डोंगरी। ठीक है, यानी कि संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, ये 4 भाषाएं ऐसी हैं जो 2003 में जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। सम बड़ा। ठीक है, तो सा से संथाली, माँ से मैथिली, बा से बोडो। ठीक है, और डा से डोंगरी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी आपको सही मिलान ही करने हैं दोस्तों। एक तरफ धार्मिक समुदाय दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनकी हिस्सेदारी 2011 की जनगणना के अनुसार बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ मैं बता दूँ आपको दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, फिर मुस्लिम रहते हैं, फिर इसके बाद ईसाई रहते हैं, फिर सिख रहते हैं, फिर बौद्ध रहते हैं, फिर जैन रहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सीधा सीधा दोस्तों हम व्याख्या ही देख लेते हैं, मिलान आप कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं 79.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, फिर इसके बाद सिख हैं। हिंदू मुस्लिम, देखो जनरली दोस्तों हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो आपको जब जनसंख्या समूह के बाद में बात करेंगे तो आप हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख कहेंगे। ठीक है, फिर बौद्ध, फिर जैन, फिर अन्य धर्म रहते हैं। ठीक है, तो ये भी, और कुछ लोग रहते हैं जो धर्म ही नहीं बताते, वो कितने हैं 0.2%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की नार्डिक जाति, यानी कि जो नार्डिक जाति है के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है, यानी कि जो नार्डिक लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर 4 सही है आपका, लंबा कद और लंबा चेहरा। यानी कि जो नार्डिक लोग हैं वो लंबा कद होता है और लॉन्ग चेहरा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी थोड़ा व्याख्या भी देख लेते हैं हम कि यूरोप के मूल तथा मिश्रित प्रजातियों में काकेसाइड के अंतर्गत निम्न उप प्रजातियाँ या मिश्रित प्रजातियाँ आती हैं: भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन, पूर्वी बाल्टिक, डिनारिक और अर्माइन। ठीक है, नार्डिक प्रजाति के लोग यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग में, तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो नार्डिक प्रजाति के लोग हैं उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है,
पश्चिमी भागों के देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि देशों में निवास करते हैं। इनकी विशेषता होती है कि ये लंबे कद के होते हैं, लंबे सिर होता है, लंबा चेहरा, यानी सब कुछ लंबा लंबा होता है, ठीक है। एवं उभरा हुआ ठुड्डी, पतले नाक, मुलायम व चिकने या लहरदार सुनहरे बाल, गहरी हल्की नीला व ग्रे आँख और गुलाबी श्वेत त्वचा वाले होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने 61 से लेकर के 70 प्रश्नों को कवर किया है, ठीक है, और उसका हमने एक्सप्लेनेशन भी किया है, ठीक है। तो ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। PDF हम आपको जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए 10 क्वेश्चनों के साथ अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।